अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स जिनको देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी इम्प्रूव्ड है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 विच इज करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होती है सॉफ्टवेयर की? जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर एसआरएस को कंफर्म करेगा। एसआरएस क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज के एंड में आप डिलीवर करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट हमने गैदर कर ली है। इस रिक्वायरमेंट से बेस करते हुए हमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। जितना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर एसआरएस को वेरीफाई करता है कि हाँ ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है जो एसआरएस में है, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर मीट करेगा उतना ज्यादा सॉफ्टवेयर की क्या हाई होगी, उतना ज्यादा सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस हाई होगी। राइट, द सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी। Reliability is the probability of correct functioning of software for a specified period of time। जैसे आपने अक्सर एड में देखा होगा, डॉलेंस के एड में अक्सर की कैचिंग लाइन होती है क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चलेगा, उसका खराब होने का टाइम में एक लॉन्ग ड्यूरेशन आएगा, बहुत आगे जाके उसमें कोई खराबी आएगी। राइट, तो जितना ज्यादा लंबे अरसे तक सॉफ्टवेयर कोई फेलियर प्रोड्यूस नहीं करता उतनी ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। राइट, एज द डेफिनेशन इज डिस्क्राइबिंग, जितना लंबा वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जब तक सॉफ्टवेयर करेक्ट फंक्शनिंग करता है, कोई मेल फंक्शनिंग नहीं करता, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता, किसी पॉइंट पे हॉल्ट नहीं होता, उतना ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी हाई होती है, उतना ज्यादा वो रिलायबल होता है। द नेक्स्ट वन इज रोबस्टनेस। रोबस्टनेस, if the software behaves reasonably in the situation not anticipated in SRS, then the software is robust। देखिए, रिक्वायरमेंट्स में आपके पास इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रिक्वायरमेंट्स में आपके पास कोई कैलकुलेटर है, कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस है या कोई बजट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहां बस यूजर ये बताएगा कि भाई मेरे पास डिविजन हो रही है। राइट, अब जब डिवीजन हो रही है तो यूजर आपको खुद से ये नहीं बताएगा कि डिवीजन में डिवाइड बाय जीरो आए तो सिस्टम हॉल्ट ना हो। ये आपको एज अ प्रोग्रामर खुद सोचना होता है कि मैं अपने सिस्टम को किस तरह से रोबस्ट बनाऊं। राइट, जब भी आप कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करने जा रहे होंगे जिसमें कैलकुलेशन हो रही है और फॉर एग्जांपल डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन के लिए एज अ प्रोग्रामर, एज अ इंजीनियर आपको खुद सोचना होगा कि जब डिवीजन हो रहा है तो डिवाइड बाय जीरो एरर आ सकता है, और डिवाइड बाय जीरो एरर सिस्टम को एक इनफाइनाइट स्टेट में ले जाता है जिसके बाद सिस्टम सही बिहेव नहीं करता। ये एसआरएस में यूजर तो आपको रिक्वायरमेंट में नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही समझना है। राइट, तो ऐसी सिचुएशंस आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में आ सकती हैं जहां सॉफ्टवेयर एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। बट अगर सॉफ्टवेयर तब भी नॉर्मल बिहेव करे और उस सिचुएशन को हैंडल कर ले तो वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? रोबस्ट होता है। राइट, तो ये इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर के लूप होल्स देखे, क्योंकि हर चीज एसआरएस में यूजर मेंशन नहीं करता, क्योंकि यूजर टेक्निकल पर्सन नहीं होता, इंजीनियर एक टेक्निकल पर्सन होता है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा रोबस्ट बनाए और फाइंड आउट करे ऐसी पॉसिबिलिटीज जिससे आपका सिस्टम हॉल्ट हो सकता है या एरर प्रोड्यूस कर सकता है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ये है कि आप कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दें। एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू फुलफिल इट्स पर्पस विद द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज। ना आप टाइम ओवर या अंडर यूटिलाइज करें, ना आप स्टोरेज को ओवर या अंडर यूटिलाइज करें, ट्रांसमिशन चैनल्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और पेरिफेरल्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपकी सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करे तो फिर आपका सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? एफिशिएंट कहलाएगा। द नेक्स्ट वन इज यूजिबिलिटी। अच्छा, यूजिबिलिटी, यहाँ पे जो यूजिबिलिटी की बात हो रही है ना, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। मतलब कितना इजीली यूजर आपके सिस्टम के फीचर्स को यूज कर सकता है। जितना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम यूजर फ्रेंडली होगा उतनी ज्यादा उसकी यूजिबिलिटी हाई होगी। अगर मैं आपसे कोई ऑप्शन पे एंटर करवाना चाह रही हूँ या टिक करवाना चाह रही हूँ या कोई ऑप्शन सिलेक्ट करवाना चाह रही हूँ, तो मैं बॉक्स बना के दे दूं और आपसे बोलूं इसमें अपना जो ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से इस बॉक्स में कोई भी ऑप्शन टाइप कर दें, तो वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। ना कि मैं आपको टूल टिप टिक्स का ऑप्शन दे दूं कि आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ सकती है जिसमें आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी एक आइटम जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वो आइटम आपका क्या हो जाएगा? फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा।
आपके पास सबमिट के लिए अगर मैं कहूँ कि आपको अगर सबमिट करना है तो आप सबमिट टाइप करके एंटर कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। इससे बेहतर क्या है कि मैं एक बटन बना दूँ जिस पे सबमिट लिख दूँ और आपको जस्ट उसको क्या करना हो, क्लिक करना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आप जितना ज़्यादा फोकस करें उतना ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर की यूजिबिलिटी हाई होती है, और जिस सॉफ्टवेयर की यूजिबिलिटी जितनी ज़्यादा हाई होती है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड भी होती है। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, जैसे यूजिबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, यूजर के, वैसे अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोग्रामर के, प्रैक्टिशनर के या किसी और इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी का इशू कब आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी की जरूरत हमें तब पड़ती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी किस चीज की अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात हो रही है, ऑब्वियसली जो आपके सॉफ्टवेयर का कोड है उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात हो रही है। जितना ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर का कोड अंडरस्टैंडेबल होगा उतना ज्यादा आपके किसी प्रोग्रामर को आसानी होगी उसको समझने में। अब किसी प्रोग्रामर को कोई सॉफ्टवेयर जो डिजाइन हो गया है, जो रनिंग है, यूजर उसको यूज कर रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं, उसको समझने की जरूरत कब पड़ती है, उसको समझने की जरूरत तब पड़ती है जब उस सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़े या हमें उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना हो, राइट। जब उस हमें सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स ऐड करना हो, तो न्यू प्रोग्रामर जब तक पुराना कोड नहीं समझेगा तब तक वो न्यू फीचर्स उसमें ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है जो न्यू कोड आएगा उसको ओल्ड कोड के साथ इंटीग्रेट करना, जब तक पुराने वेरिएबल समझ नहीं आएंगे उनको यूटिलाइज करके नया कोड उसके साथ इंटीग्रेट कैसे होगा। तो वो कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन देके। आप लोगों ने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस को इससे पहले जावा कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर पढ़ी होगी, वहां आपने देखा होगा इफ के बाद जब आप एल्स देते हैं तो आपको इंडेंटेशन देते हैं, क्यों देते हैं, या अगर जब आप नेस्टिंग कर रहे होते हैं इफ की, या जब लूप की नेस्टिंग हो रही होती है तो वहां इंडेंटेशन किसी मशीन लेवल पे कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन हम फिर भी इंडेंटेशन देते हैं, क्यों, ताकि हमें समझ आ सके कि पहला इफ ये है, दूसरा इफ ये है, पहले इफ का ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होगा, दूसरे इफ का ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होगा। हम ब्रैकेट को लाइन से नहीं बनाते, हम इंडेंट करके ब्रैकेट बना रहे होते हैं, हम इंडेंट करके ब्रैकेट लिख रहे होते हैं जब भी हम कोड लिखते हैं रफ वर्क में। तो ऐसा क्यों करते हैं, इंडेंटेशन क्यों देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए, अच्छा भाई ये वाला पहले वाले इफ का ब्रैकेट है, ये वाला दूसरे वाले इफ का ब्रैकेट है। जितना आसानी से हम अपने कोड को समझते हैं उतना ज्यादा इंटेलिजेंटली हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, या उतना ज्यादा इंटेलिजेंटली हम लॉजिक को गेट कर रहे होते हैं कि हमने ये लॉजिक बनाया, ये हमारा रफ लॉजिक है, ये हमारा फाइनलाइज लॉजिक है, इसको अब हमें ड्राई रन करना है। जाहिर है कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी आप लॉजिक क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट उसको टाइप नहीं करते हैं, सबसे पहले उसको एक विजुअल उसका एक रफ विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर आप उसको फाइनल ड्राई रन करते हैं फिर आप उसको एक्चुअली मशीन पे लेकर जाते हैं या अपने सिस्टम पे लेके जाते हैं। तो उसको समझने के लिए इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। जब आप उसको टाइप करेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे तब भी इंडेंटेशन देते हैं, ताकि समझ आ सके कि कहाँ हम किस चीज की बात करें, कब हम किस लूप में हैं। और नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर मैं हम टू नंबर्स का अगर हम सम कैलकुलेट करें, तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको लिख के समझाती हूँ। जैसे अब अगर नेमिंग कन्वेंशन ना करें और सीधा सीधा ऐसे कर दें ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, राइट। अब कहीं 1000 लाइन्स ऑफ कोड के पास जाके कहीं आपके पास सी यूज हो रहा है या ए यूज हो रहा है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि ए सम है, राइट। ये टोटल सम था, ये आपको समझ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो उससे पहले बहुत पहले कहीं यूज हुआ था, राइट। तो कोड को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन करें। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है कि जो वेरिएबल जिस काम के लिए यूज हो रहा है उसको वही नाम दें। ए का नेम आप डेलिबरेटली सम रखें, और सी नंबर है तो उसका नाम नंबर 1 रखें, और बी की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसका नाम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 रख दें। ऐसा कर दें क्यों, समझ आए प्रोग्रामर को, राइट। एक तो ये चीज होती है। दूसरा क्या होता है तरीका, कि जब आप यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन करें तो कहीं आगे जाके आप कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स क्या करें कि सम इज द टोटल ऑफ बजट, तो इससे आपको पता चल जाएगा, राइट, कि सम जो है, जो टोटल बजट था उसका सम है, और अब जो मैं सम करने जा रहा हूँ वो सेकंड सम है, और वो सम किसी और चीज का सम है, वो आप नीचे मेंशन कर देंगे कि सम 2 इज द टोटल ऑफ वट एवर, आगे लिख देंगे जिस चीज का भी टोटल होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है जिससे आपका प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, और कि कोई और प्रैक्टिशनर, कोई और डेवलपर उसको आसानी से समझकर
एक्सटेंड कर सकता है। जिस प्रोग्राम जो भी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा तो वो एक्सटेंडेबल नहीं होता, वो ऑब्सोलीट हो जाता है अपने अंडरस्टैंडेबिलिटी कम होने की वजह से या अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी ना होने की वजह से। तो ये सब बहुत जरूरी है, सबका ख्याल रखें जब भी कोई डेवलपमेंट करें, राइट। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सिस्टम इज अप एंड रनिंग। जिस टाइम तक सिस्टम अप और रनिंग रहेगा उतनी ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होगी, जितनी देर तक वो अवेलेबल रहेगा इन शॉर्ट उतनी ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होगी। अब आपको इस चीज को ऐसे समझना है, जब आप ये फॉर्मूला देखेंगे उससे आपको खुद ही अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। ए इज अवेलेबिलिटी, MTBF इज मीन टाइम बिफोर फेलियर, राइट, मीन टाइम बिफोर फेलियर। MTTR इज मीन टाइम टू फेलियर। देखिए रियल टाइम सिस्टम्स इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, दे शुड गिव द आउटपुट विद इन अ गिवन और स्पेसिफाइड टाइम। समटाइम्स अर्ली रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इवन गुड, राइट। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो इनपुट ले और उसी वक्त रियल टाइम पे आउटपुट दे उसको आप रियल टाइम एप्लीकेशंस कहते हैं, राइट। अगर वो बाद में आउटपुट दे तब भी कोई फायदा नहीं है, अगर वो पहले आउटपुट दे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो बहुत जरूरी है ऐसे सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी हाई होना, हर वक्त अवेलेबल होना, जिनके पास जैसी ही रिक्वेस्ट है उनको उसी वक्त आउटपुट देना। जैसे अब ईसीजी मशीन है, ईसीजी मशीन जिस टाइम पे जो आपका रीडिंग्स आ रही हैं, अगर वो उसके 5 मिनट बाद वो रीडिंग्स दे तो आप उसको गलत मेडिसिन दे सकते हैं, पेशेंट को गलत तरीके से डील किया जा सकता है। तो जिस टाइम पे जो पेशेंट की स्टेट है रन टाइम पे हमें वही रीडिंग्स चाहिए होती है। जैसे बीपी आप किसी पेशेंट का चेक करें और वो ब्लड प्रेशर मशीन रियल टाइम ना हो, वो आपको गलत रीडिंग्स देते, हाई बीपी को लो बीपी शो कर दे और आप उसको लो बीपी की मेडिसिन दे दें हाई बीपी देखने के बाद, तो क्या होगा, पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमें हाई अवेलेबिलिटी की शदीद जरूरत होती है, वरना दे कैन इवन कॉज डेथ, राइट। अनदर वन इज मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी कम्स अंडर द umbrella of two things, repairability and evolvability। जब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी, जब रिपेयरेबिलिटी और इवॉल्वेबिलिटी दोनों मीट करेंगी, तभी हम कहेंगे कि हाँ इस सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी हाई है या इस सिस्टम हाईली मेंटेनेबल है। रिपेयरेबिलिटी क्या होती है कि आप कितना जल्दी या कितना इजीली, कितना आसानी से आप सिस्टम के फॉल्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं। जितना आसानी से आप सिस्टम के फॉल्ट्स को ट्रेस करके करेक्ट कर सकते हैं और उसको अप एंड रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं, उतनी ज्यादा हाई उसकी रिपेयरेबिलिटी होती है। इवॉल्वेबिलिटी क्या होती है कि आप कितना इजीली सिस्टम में न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जिसकी इवॉल्वेबिलिटी है। जब सिस्टम इजीली फॉल्ट्स को करेक्ट कर सके और इजीली सिस्टम्स में न्यू फीचर्स ऐड हो सके, तब भी आप कहते हैं कि यस इस सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी हाई है, राइट। अच्छा, अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन अगर करूं कि अगर रिलायबिलिटी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, रिलायबिलिटी जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर रिलायबिलिटी हमें किसी सिस्टम की बढ़ानी हो या ऐसे कर लें तो रिपेयरेबिलिटी क्या होनी चाहिए। इस चीज को सोचें, इस चीज का आंसर हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका आंसर एक दफा सोच लें कि इसका आंसर क्या होगा। इफ रिलायबिलिटी इंक्रीज देन द नीड ऑफ रिपेयरेबिलिटी शुड डिक्रीज और इंक्रीज। अच्छा एक चीज और, जहां बात करते हैं हम इवॉल्वेबिलिटी की, तो इवॉल्वेबिलिटी डिक्रीज होती है सिस्टम के हर रिलीज के साथ। क्यों, देखिए जब सिस्टम आपके पास न्यूली सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो वो एक स्मॉल प्रोडक्ट होती है, जैसे कि एक इतना सा मॉड्यूल है आपके पास, ठीक है, मॉड्यूल 1। जब आपके पास मॉड्यूल 1 होता है उसके बाद आप उसमें और फीचर्स ऐड करते हैं, फॉर इंस्टेंस मॉड्यूल 1 के बाद आपके पास आ गया मॉड्यूल 2, सही है। अब उसके बाद आपने उसमें और अपग्रेडेशंस करी, मॉड्यूल 3, ये पहला वर्जन था। मॉड्यूल 1 ये दूसरा वर्जन था, उसके बाद ये तीसरा वर्जन आ गया। अब ये सारे वर्जन एक एक ही जगह पे हैं, राइट, ये सारे वर्जन्स एक ही सिस्टम के अंदर हैं, ये तीनों मॉड्यूल्स। तो क्या है, इसमें फीचर्स कुछ हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ अपने फीचर्स हैं। तो जैसे जैसे आप एक छोटे प्रोग्राम, एक छोटे सॉफ्टवेयर, एक स्मॉल सिस्टम में मॉड्यूल पे मॉड्यूल ऐड करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी इवॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जितना
कॉम्प्लेक्स आप अपने सिस्टम को बनाते जाएंगे उतना ज्यादा उसमें अपग्रेड करने में हमें क्या आएगी, मुश्किल आएगी। ये देखें फॉर इंस्टेंस ये वर्जन 1 था, इसमें कम फीचर्स थे, आपने और फीचर्स आसानी से ऐड कर लिए क्योंकि आपने इसको आसानी से समझ लिया, एक छोटा सा सिस्टम था। लेकिन जब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एक बड़ा सिस्टम बन गया तो अब इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, तो इसमें अब अपग्रेडेशन करने से पहले इन दोनों मॉड्यूल्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा ताकि इनमें जो पहले से वेरिएबल्स हैं उनके साथ न्यू वेरिएबल्स को मर्ज किया जा सके, लिंक किया जा सके। तो अब मॉड्यूल 3 को ऐड करना और मुश्किल हो गया। अब अगर मुझे इसमें मॉड्यूल 4 ऐड करना होगा तो उसके लिए मुझे इन तीनों मॉड्यूल्स के लिए अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तो मॉड्यूल 4 को ऐड करना और इजी है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि विद ईच न्यू रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर आइदर द इवॉल्वेबिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो आप क्या कहेंगे, हर न्यू रिलीज के साथ जब मैं न्यू फीचर ऐड करूंगा तो मुझे उसमें मसला होगा, और मसला होगा तो मतलब इवॉल्वेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इन दैट वे आई कैन कंक्लूड दैट evolvability decreases with each new release of the system because every new version will complicate the structure of the software, right? चलें, ये हो गया हमारे पास मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है रीयूजेबिलिटी। डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन फ्यूचर एप्लीकेशंस, राइट। रीयूजेबिलिटी क्या है, आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि वो आगे जाके दूसरी एप्लीकेशंस के साथ इजीली क्या हो सके, इंटीग्रेट हो सके। जितना आसानी से वो फ्यूचर में आपकी एप्लीकेशन यूज हो सकती है उतना ज्यादा आपकी एप्लीकेशन क्या है, रीयूजेबल है। पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पोर्टेबिलिटी इज इफ वी कैन रन द सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इजीली सो द सॉफ्टवेयर इज पोर्टेबल। अब इन्वायरमेंट से मुराद क्या है, इन्वायरमेंट से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो विंडोज पे तो रन हो जाती हैं लेकिन लिनक्स पे रन नहीं होती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कैजम, एक वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, वो लिनक्स के लिए है, वो विंडोज पे नहीं चलता। तो जो सिस्टम स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चले वो पोर्टेबल नहीं होता। लेकिन जो सिस्टम या जो एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए, किसी भी ओएस पे रन हो जाए, वो क्या है, पोर्टेबल है। द लास्ट वन इज interoperability. Interoperability is the ability of system to cooperate and coexist with other systems. मतलब कितना compatible है आपका system। IEEE defines interoperability as the ability of two or more systems or components or web services to exchange information and use information that has been exchanged। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं और आपस में बड़ी स्पीड से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटर ऑपरेबल होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रह के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ आपस में इंफॉर्मेशन इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, कोएग्जिस्ट कर सकता है, उतना ही ज्यादा आपका सिस्टम क्या है, इंटरऑपरेबल है। अगर इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर एक्सेल है तो उसमें हम आसानी से चार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो एक इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो दूसरी चीजों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वहां वो आसानी से उनको यूटिलाइज कर रहा है, राइट। इन द एंड मैंने आपसे कहा था कि हम ये डिस्कस करेंगे कि एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए रिलायबिलिटी का मैंने आपसे ये पूछा था कि रिलायबिलिटी किस तरह, रिपेयरेबिलिटी जो हमने मेंटेनेबिलिटी में देखा था कि हाउ इजीली हम उसके फॉल्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं, उसका रिपेयरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का क्या रिलेशन है। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी मैंने आपको बताया था ये होती है कि सिस्टम कितने अरसे तक करेक्ट फंक्शनिंग कर सकता है, उतना लंबा वो टाइम होगा जब तक सिस्टम करेक्ट फंक्शनिंग करेगा, वो उसकी रिलायबिलिटी है। और रिपेयरेबिलिटी क्या है कि आप सिस्टम में क्या करें, सिस्टम में फॉल्ट आ जाए और आप उसको चेंज करें। तो देखिए जब सिस्टम की रिलायबिलिटी हाई है तो सिस्टम में रिपेयरेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब सिस्टम अप एंड रनिंग है मतलब सिस्टम में कोई फॉल्ट आया ही नहीं है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस सिस्टम की रिलायबिलिटी हाई होती है उस सिस्टम की रिपेयरेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें फॉल्ट आया ही नहीं है। जब फॉल्ट आएगा ही नहीं तो उसको करेक्ट रिपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, राइट। ये पहली बात हो गई। इसी तरह से आप डिफरेंट जितने भी आपके पास ये एट्रीब्यूट्स है ना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इन सबको रिलेट करके देखें कि करेक्टनेस अगर ज्यादा है तो क्या यूजेबिलिटी, करेक्टनेस का एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। इन सबको क्या करें, रिलेट करें और देखें किस फैक्टर, कौन से फैक्टर्स आपस में रिलेटेड है, कौन से फैक्टर्स आपस में रिलेटेड नहीं है, किस फैक्टर के हाई होने से क्या फैक्टर कम हो जाता है, राइट। एफिशिएंसी क्या होती है कि सिस्टम कितनी स्पीड से, कितनी ज्यादा एफिशिएंटली, कितना ज्यादा इकोनॉमिकली अपनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, राइट।
और यूजिबिलिटी क्या होती है, कितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली। अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि अगर सिस्टम की यूजिबिलिटी, अगर सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं है तो उसकी यूजिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली यूजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सिस्टम की इवॉल्वेबिलिटी, सिस्टम के न्यू वर्जन के साथ सिस्टम की इवॉल्वेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, जैसे जैसे सिस्टम के न्यू वर्जन रिलीज होंगे सिस्टम की इवॉल्वेबिलिटी क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर सिस्टम अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में आपके पास मेल फंक्शनिंग कर रहा है और उसके साथ डील नहीं कर पा रहा, तो सिस्टम क्या नहीं है, सिस्टम रोबस्ट नहीं है, राइट। इस तरह से इन चीजों को देखें कि आप इसके जो इंटरलिंक क्वेश्चंस है उनके आंसर कर सकें। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर रिलायबिलिटी हाई है तो उसकी रीयूजेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। रिलायबिलिटी क्या होती है कि सिस्टम देर तक आपके पास फंक्शनल रहे, सिस्टम में आपके पास फॉल्ट आने में बहुत टाइम लग जाए। तो अगर सिस्टम की रिलायबिलिटी हाई है तो उसकी रीयूजेबिलिटी क्या होगी, उसकी रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड है और आप सिस्टम करेक्ट फंक्शन कर रहा है तो उसकी रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आप उसको बार बार किसी और एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी हाई हो, राइट। तो इस तरह इन चीजों को देखें, देखें किस फीचर का किस फीचर से क्या रिलेशन है, हम इस बार डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 का। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।